नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है मैंने काफ़ी चैप्टर्स आपके कवर कर चुके हैं एमसीक्यू के सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन में। तो आज जो हम चैप्टर लेके आए हैं उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6, ठीक है बेटा। तो चैप्टर नंबर 5 और 6 के क्वेश्चंस कंबाइंडली हम लोग लेके चलेंगे, क्योंकि चैप्टर हमारा बहुत छोटा है, दोनों चैप्टर्स, उनमें क्वेश्चंस काफ़ी लिमिटेड क्वेश्चंस मिले हैं हमें। उसी के आज हम जो लेक्चर 7 को डिस्कस करेंगे, और इससे पहले हम लोग ने टोटल 6 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं 06। तो जिन लोगों ने 6 लेक्चर नहीं देखे बेटा, जाके आप लोग देख सकते हैं। हमसे क्वेश्चन लगभग हम लोग ने 120 क्वेश्चन से लेके 130 क्वेश्चन हमने कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने इतने अच्छे क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो चुकी होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ आपकी प्रिपरेशन अभी तक बहुत अच्छी हो चुकी होगी। चलिए, आज जो हम चैप्टर 5 है हमारा प्रॉब्लम्स इन सीएनसी मशीन, और चैप्टर 6 है ऑटोमेशन वाला, ठीक है, और एनसी मशीन वाला। तो उन चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और उन क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे और आज हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। जैसा कि पता है आपको बेटा कि सीएनसी मशीन में लगभग हम लास्ट में पहुंच चुके हैं। एक आज चैप्टर और बचा है, जिसको हम लोग एक वीडियो और लेके आएंगे, जिसमें हम लोग आपका सीएनसी के लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपने दोस्तों के साथ बता दीजिएगा, जिन लोगों ने नहीं देखा अभी तक एमसीक्यू, देख सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि समय बहुत नज़दीक आ चुका है, बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो जल्दी से आप लोग क्वेश्चंस को फटाफट देखिए और क्वेश्चंस को कंप्लीट कीजिए। बाकी ये जो है हमारा सेशन है, इस सेशन की जो पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देंगे। टेलीग्राम चैनल जो हमने बनाया है उस पर आप लोग सब जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको सारी पीडीएफ इससे पहले 6 हमारे जो सीएनसी मशीन के लेक्चर्स थे उनकी पीडीएफ आपको अभी तक मिल चुकी होगी, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। सीएनसी मशीन में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं? व्हाट प्रॉब्लम अकर्स इन सीएनसी मशीन, ठीक है। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक अंगों के कारण, ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक पार्ट, स्टोरेज बैटरी, यांत्रिक व वायवीय अंगों के कारण, और ये सभी। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, आंसर बताइए क्या होगा। सीएनसी मशीन में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, ठीक है। पहला इलेक्ट्रॉनिक पार्ट, दूसरा स्टोरेज बैटरी, तीसरा मैकेनिकल एंड न्यूमेटिक पार्ट्स, एंड तीसरा है चौथा है ऑल ओवर। तो बेटा मैं आपको बता दूं, सीएनसी मशीन में जो जो समस्या आती हैं, ये जो बेटा क्वेश्चन है चैप्टर 5 से रिलेटेड, आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग जाके देख लीजिएगा क्वेश्चंस को। जो सीएनसी मशीन में जो समस्या आती है वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट के कारण भी आती है, स्टोरेज बैटरी के कारण भी आती है, मैकेनिकल न्यूमेटिक पार्ट्स के कारण भी आती है, ठीक है बेटा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए सीएनसी मशीन में जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स लगे होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें लगी होती हैं हमारी, उनके थ्रू भी हमारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। स्टोरेज बैटरी भी लगी होती है, उसके कारण भी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, और मैकेनिकल और न्यूमेटिक पार्ट्स हैं, इसके कारण भी हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये सारे ऑप्शंस, तीनों ऑप्शन सही हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा सही है। ध्यान रखिए बेटा, पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक समस्या का उदाहरण है। अब इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम पूछा गया है, तो आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि जो सीएनसी मशीन्स होती हैं उनमें कई सारी समस्या आती हैं। इलेक्ट्रॉनिक समस्या, कंप्यूटर समस्या, मैकेनिकल समस्याएं, मैकेनिकल प्रॉब्लम्स, तो बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हमने पूछा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के एग्जाम्पल कौन सी है? मोटर फेलियर होना, बैटरी फेलियर होना, पीएलसी फेलियर होना, या ऑल ऑफ अबव। तो फटाफट बेटा कमेंट कीजिए, आंसर बताइए क्या होगा। इलेक्ट्रॉनिक जो समस्या है, तो आप बताइए मोटर हमारा इलेक्ट्रॉनिक में आता है कि नहीं आता? मोटर फेलियर होगा तो इलेक्ट्रॉनिक में होगा, बैटरी फेलियर होगी तो इलेक्ट्रॉनिक का पार्ट होगी, पीएलसी फेलियर होगा तो इलेक्ट्रॉनिक का पार्ट होगा। तो इसका मतलब तीनों जो पार्ट होते हैं हमारे वो इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट्स होते हैं, ठीक है बेटा। और तीनों खराब हो रहे हैं, तो इसका ये समस्या का प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है, ठीक है बेटा। क्लियर हो रहा है सभी लोग को? इलेक्ट्रॉनिक जो समस्या होती है उसका ऑप्शन डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। गियर शिफ्ट यंत्रावली किस प्रकार की समस्या है? विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज गियर शिफ्ट मैकेनिज्म? पहला ऑप्शन है यांत्रिक समस्या, मैकेनिकल प्रॉब्लम, इलेक्ट्रॉनिक समस्या, तीसरा है कंप्यूटर प्रॉब्लम, चौथा है ऑल ऑफ। तो फटाफट कमेंट कीजिए, आंसर बताइए क्या होगा। कि गियर शिफ्ट यंत्रावली, आप लोग को पता होगा इसका आंसर, मेरे को भी पता है बेटा। आप लोग उसमें ऑल ऑफ मत लगा के आइएगा, क्वेश्चन हमारा गड़बड़ा हो जाएगा अगर जिन लोगों ने ऑल ऑफ अबव लगा दी, क्योंकि हर क्वेश्चन का आंसर ऑल ऑफ अबव नहीं होता है। जो गियर शिफ्ट मैकेनिज्म आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, गियर जो होता है वो गियर कैसी होती है? मैकेनिकल सिस्टम्स होती हैं, और इनमें प्रॉब्लम्स आएगी तो इसका मतलब क्या है? मैकेनिकल प्रॉब्लम्स हमारी आएंगी। तो ए ऑप्शन आप लोग को ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन सही है, ठीक है बेटा। थर्ड का ए ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा। सीएनसी मशीन में विद्युत के कारण कितने प्रतिशत फॉल्ट होते हैं? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फॉल्ट इन सीएनसी मशीन ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी?
पहला ऑप्शन है 20%, 40%, 50% एंड 10%। आप लोगों को पता होना चाहिए जो सीएनसी मशीन है, देखो बेटा सीएनसी मशीन कई सारे पार्ट्स होते हैं, मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट होते हैं, कंप्यूटर पार्ट्स होते हैं। तो इन तीनों के कारण समस्या आती है, फॉल्ट्स आते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा जो फॉल्ट आते हैं वो मैकेनिकल में ही आते हैं, क्योंकि मैकेनिकल पार्ट्स हमारे होते हैं, मूविंग होते हैं, घर्षण डेवलप होता है। इलेक्ट्रॉनिक पार्ट में उससे कम आती है। सबसे कम हमारी जो समस्याएं आती हैं वो हमारी कंप्यूटर में समस्याएं, कंप्यूटर प्रॉब्लम्स हमारी बनती है। तो सबसे ज़्यादा समस्या 40 से 50% के आसपास होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में 20% से लेकर 30% के आसपास होती है, और कंप्यूटर समस्याएं 10 से 20%। तो आप लोग को पता है इलेक्ट्रॉनिक समस्या कौन सी, 20%, मीन्स ए ऑप्शन हमारा सही है। सभी को ध्यान रखिएगा बेटा। सीएनसी मशीन में अगर हमारी इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत के कारण जो समस्या आती है वो अप्रॉक्सीमेटली 20% के आसपास होती है। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिएगा। सीएनसी मशीन के प्रोग्राम को टेस्ट किया जाता है। द प्रोग्राम ऑफ द सीएनसी मशीन इज टेस्टेड। ए ऑप्शन प्रोग्रामिंग टेस्ट टूल पर, पीएलसी पर, विश्लेषण टूल पर, एनालिसिस टूल पर, या नन ऑफ दीज। तो आप लोग को पता होना चाहिए बेटा प्रोग्राम की सीएनसी मशीन की टेस्टिंग कैसे करते हैं। जल्दी से कमेंट कीजिए बेटा, फटाफट, सभी को पता होना चाहिए। इस टाइप की क्वेश्चंस की भी आप लोग प्रिपरेशन करते रहिएगा, और जो मैं क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस आप लोगों को बुक्स में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं बेटा, इसका जो आंसर है ए ऑप्शन सही है, प्रोग्रामिंग टेस्ट टूल पर, ठीक है बेटा। प्रोग्रामिंग टेस्ट टूल पर हम लोग क्या करते हैं, सीएनसी प्रोग्राम की टेस्टिंग हम लोग करते हैं, ठीक है बेटा। ऑप्शन ए हमारा सही है, ध्यान रखिए, बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 सभी लोग देखिए। सीएनसी मशीन में लुब्रिकेशन ऑयल की वजह से समस्या आती है। इजी क्वेश्चन है बेटा। लुब्रिकेशन ऑयल इन सीएनसी मशीन कैन कॉज प्रॉब्लम। बैटरी फेलियर के थ्रू होता है, मोटर फेलियर के थ्रू होता है, वीआर आउट ऑफ द मशीन पार्ट, या नन ऑफ दिस। इजी क्वेश्चन है बेटा, ये तो पता होना चाहिए। लुब्रिकेशन क्या काम के लिए लिया जाता है सीएनसी मशीन में, ताकि पार्ट हमारे ख़राब ना हो, पार्ट हमारे घिसे नहीं, पार्ट में कोई भी उसमें बने ना। तो ये सब चीज़ों को रोकने के लिए हम लोग लुब्रिकेशन यूज़ करते हैं, ठीक है बेटा। तो बैटरी फेलियर से कोई रिलेशन नहीं है, मोटर फेलियर कोई रिलेशन नहीं है, नन ऑफ दिस हो नहीं सकता बेटा, कोई ना कोई ऑप्शन सही ही होगा। तो वियर ऑफ मशीन पार्ट आप समझ सकते हैं, ईजी है कॉन्सेप्ट है, ईजी पार्ट की जो हमारा क्वेश्चन है वो सही है। तो लुब्रिकेशन जो होती है सीएनसी मशीन में वो हमारी वियर आउट मशीन पार्ट के थ्रू हमारी होती है। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। सबको क्लियर हो रहा है बेटा। आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए कि ये क्वेश्चन का आंसर का मेरा आंसर देने से पहले। सीएनसी मशीन में फॉल्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएनसी मशीन में फॉल्ट का ठीक करने का उपाय क्या है। देयर इज अ सॉल्यूशन टू अ फॉल्ट इन सीएनसी मशीन्स। पहला ऑप्शन है स्वतः निवारण क्रियाविधि, प्रोग्राम टेस्टिंग टूल मेथड, विद्युत प्रचालन समानता टूल, और ये सभी ऑल ऑफ दीज। तो फटाफट द सॉल्यूशन जो होती है, फॉल्ट अगर सीएनसी मशीन में होता है तो उसकी क्या समस्याएं होती है बेटा, उसका क्या सॉल्यूशन है, समस्या कह रहा हूँ मैं, सॉल्यूशन क्या है इसका, उपाय क्या है। ऑटोमेटिक रिड्रेसल मैकेनिज्म, प्रोग्राम टेस्टिंग टूल मेथड, पावर पैरेलल टूल, या ऑल ऑफ दीज। तो आप लोगों को बेटा इस टाइप की क्वेश्चंस की भी प्रिपरेशन करनी होगी। तो बेटा मैं आपको बता दूं जो सॉल्यूशंस होते हैं बेटा, ऑटोमेटिक रिड्रेसल मैकेनिज्म ये भी होती है, प्रोग्राम टेस्टिंग टूल मेथड का भी यूज़ किया जाता है सीएनसी मशीन में, और पावर ऑपरेशनल पैरेलल टूल का भी प्रयोग करते हैं हम लोग जब फॉल्ट हमारे बनते हैं। तो ऑप्शन हमारा तीनों ऑप्शन सही है, इसका मतलब ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज करेक्ट है, ठीक है बेटा। क्लियर हो रहा है सब लोग को, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। सीएनसी मशीन चलाने के लिए ऑपरेटर होता है। ऑपरेटर इज देयर इज एन ऑपरेटर टू ऑपरेट द सीएनसी मशीन। पहला ऑप्शन है लेस स्किल टाइप, हाई स्किल टाइप, बोथ एन बी एंड नन ऑफ दी। ईजी, बहुत ईजी बेटा, ये तो सबसे पूरे सेशन का मैं बता दूं बेटा सबसे आसान क्वेश्चन पूछा गया, ये तो आप लोग बता ही सकते हैं कि ऑपरेटर जो होता है सीएनसी मशीन में कैसा होना चाहिए, लेस स्किल टाइप, हाई स्किल टाइप, या दोनों तरह का होना चाहिए, नन ऑफ दिस। तो आप लोग को बता दो बेटा सीएनसी मशीन अगर चलानी है तो ऑपरेटर हमारा हाईली स्किल टाइप होना चाहिए, जिससे हमारा प्रोडक्शन बहुत अच्छे से होना चाहिए, सीएनसी मशीन के थ्रू पार्ट हमारे अच्छे बनने चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास हाई स्किल होना चाहिए, लो स्किल की जरूरत ही नहीं बेटा, लेस स्किल होगा तो काम हमारा सही से नहीं कर पाएगा। बाकी सी हो नहीं सकता, डी हो नहीं सकता। ऑप्शन कौन सा सही है बेटा, ऑप्शन बी हमारा सही है। सभी लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस को नोट करते रहिएगा, जो क्वेश्चंस मैं बताता जा रहा हूँ इनके ऑप्शन साथ साथ टिक लगाते जाइए। 9 क्वेश्चन की बात की, प्रोग्राम एरर हो सकती है, देर में भी प्रोग्राम एरर, प्रोग्राम एरर किस में होगी, एम कोड में होगी, जी कोड में होगी, एड्रेस कोड में होगी, या ऑल ऑफ अबव में होगी। तो बेटा आपको पता होना चाहिए प्रोग्राम एरर्स जो होती हैं वो किस कारण से हो सकती है, एम कोड के कारण भी हो सकती है, जी कोड के कारण भी हो सकती है, एड्रेस कोड के कारण भी हो सकती है। तो तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं, ऑल ऑफ द अबव। ध्यान रखिएगा बेटा, ये जितने भी पार्ट प्रोग्रामिंग के कोड्स होते हैं ये सारे कोड्स को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूँ पिछले हमारे वीडियोस में, जिन लोगों ने नहीं देखा जाके देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए इस क्वेश्चन की बात की, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है 10 डी ऑप्शन सही है, ठीक है बेटा। क्लियर हो रहा है सबको, 9th का ऑप्शन डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पावर कट में कौन कौन सी समस्या आती है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन द पावर कट। टूल ब्रेक, टूल टूट जाना, वर्क पीस खराब हो जाना, वर्क पीस फेलियर,
मोटर का जल जाना, मोटर बर्न्स, या ऑल ऑफ। तो बेटा आपको बता दें पावर कट्स जो होती है, पावर कट एकदम सडनली जब ब्रेक होता है पावर कट, तो उसमें हो सकता है कि जो टूल का टूटना हो टूट भी सकता है, नहीं भी टूट सकता है, वर्क पीस खराब भी हो सकता है, नहीं भी खराब हो सकता है, मोटर जल भी सकती है, नहीं भी जल सकती है पावर कट के समय। तो बेटा ये तीनों ऑप्शन सही लग रहे हैं हमारे अप्रॉक्सीमेटली। तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन डी हमारा सही है। ध्यान रखना बेटा कि जो पावर कट होता है उसमें कोई भी समस्या हो सकती है, ऐसा नहीं कि पावर कट के कारण टूल ब्रेक नहीं हो सकता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, 50-50% चांसेस हैं सबके होने के, ना होने के। ठीक है बेटा, तो तीनों ऑप्शन हमारे पार्शली सही है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन डी हमारा सही। ध्यान रखना बेटा 10th का ऑप्शन डी सही है। सबको क्लियर हो रहा है बेटा। नेक्स्ट कंपोनेंट की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कैड के घटक होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ कैड इज आईसीजी, डिजाइनर, बोथ एन बी, नन ऑफ दी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप देख चुके होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस बुक में इजीली अवेलेबल है, जिनके पास बुक्स होगी तो वो देख सकें। कैड के घटक होते हैं तो पता होगा इसका आंसर बोथ एन बी। तो क्लियर है बेटा, इसका तो मैं ज़्यादा को डिटेल बताने की जरूरत नहीं। कैड के कंपोनेंट्स आपको याद होने चाहिए, आईसीजी भी होता है, डिजाइनर भी होते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, सीएनसी में भाषा का प्रयोग किया जाता है, विच लैंग्वेज इज यूज इन सीएनसी, सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, एपीटी लैंग्वेज, या जावा। ठीक है बेटा, तो सीएनसी लैंग्वेजेस बेटा, सी लैंग्वेज तो कंप्यूटर लैंग्वेज है, C++ भी कंप्यूटर लैंग्वेज है, और जावा भी कंप्यूटर लैंग्वेज है, लेकिन एपीटी जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो सीएनसी लैंग्वेज की फॉर्म में यूज़ की जाती है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना बेटा, एपीटी जो लैंग्वेज होती है ये हमारी सीएनसी यूज में ली जाती है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन सही है। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है सबको, ईजी क्वेश्चन था बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सभी लोग पढ़ लीजिए फटाफट। कार्य स्टेशनों को विभिन्न कार्य खंड पर बांटने की क्रिया को संपादित करता है, परफॉर्म द एक्शन ऑफ डिवाइडिंग वर्क स्टेशन इनटू डिफरेंट वर्क सेगमेंट्स। तो ऑप्शंस कैड, कैम, CIM, CALB। तो आप लोग को पता होना चाहिए, जब हम लोग कार्य स्टेशन को विभिन्न कार्यखंड पर बांटने की क्रिया करते हैं, ठीक है बेटा, तो उसमें कौन सा हमारा ऑपरेशन होता है, कौन सी हमारी इनमें से चारों ऑप्शन में से कोई एक ही ऑप्शन सही होगा बेटा, आप लोगों को पता होना चाहिए। CALB जो हमारा होता है इसी का यूज़ हम लोग करते हैं जब हम लोग कार्य स्टेशन में विभिन्न कार्यखंड को बांटते हैं। ठीक है बेटा, तो जब डिफरेंट एक्शंस हमारे परफॉर्म किए जाते हैं वर्क स्टेशन में और वर्क स्टेटमेंट में उसको डिवाइड किया जाता है। ठीक है बेटा, ऑप्शन डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ मशीन सेंटर। मशीन सेंटर के कौन कौन से मुख्य घटक होते हैं, ऑटोमेटिक टूल चेंजर, पैलेट पूल्स, मॉनिटरिंग ऑफ मशीन टूल्स, या ऑल ऑफ दीज। ठीक है बेटा, तो मेन कंपोनेंट मशीन सेंटर के कौन कौन से होते हैं आप लोग को पता होना चाहिए बेटा। इसके ऑप्शंस आपको पता होने, जिन लोगों को पता होगा बेटा कमेंट करके जल्दी से फटाफट बता सकते हैं, जिससे आपके जो तैयारी प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से हो सके। तो मेन कंपोनेंट जो मशीन सेंटर्स में होते हैं वो ऑटोमेटिक टूल चेंजर भी होते हैं, पैलेट पूल्स भी होते हैं, मॉनिटरिंग ऑफ मशीन टूल्स भी होते हैं। इसका मतलब तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं, मीन्स ऑप्शन डी हमारा सही है। ध्यान रखिएगा बेटा, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। निष्पादन सूची होती है नेक्स्ट क्वेश्चन 15 देख लीजिएगा सभी कोई। निष्पादन सूची होती है एग्जीक्यूशन लिस्ट में, क्या होता है बेटा, TWR बटे MMR, MMR बटे TWR, MMR इंटू TWR, MMR प्लस TWR। तो बेटा ये सब पता होना चाहिए आपको। TWR क्या होता है, जिनको नहीं पता है बेटा ये जाके आप लोग बुक से कंसल्ट कीजिएगा। MMR क्या होता है, MMR परफॉर्मेंस रेटिंग, या हम लोग जो बात करते हैं एग्जीक्यूशन लिस्ट, ये सब क्या होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। ये सारे डिटेल मैंने शॉर्टकट में लिखा है, इसका आंसर इसी तरीके से पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, अगर आप लोग को MMR TWR नहीं पता है तो आप लोग आंसर नहीं दे पाएंगे। ठीक है बेटा, तो निष्पादन सूची वो होती है जो हमारी MMR अपॉन TWR। ध्यान रखना बेटा, ये ऑप्शन सही। अब इसके फुल फॉर्म की बात की जाए भाई क्या होता है, तो ये आप लोग कमेंट कीजिएगा, हमें आंसर बताइएगा। इसका हम लोग फुल फॉर्म नहीं बताने वाले MMR TWR का, इसका आप लोग खुद ही जाइएगा, देखिएगा, इसका आंसर ढूंढिए बेटा, तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी, कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, बाकी मैंने इसका आंसर बता दिया, ऑप्शन बी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, स्वचालन में फीडबैक कंट्रोल के रूप में कौन कौन से अवयव होते हैं। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ फीडबैक कंट्रोल इन ऑटोमेशन, सेंसर, एनालाइजर, एक्चुएटर, ऑल ऑफ अबव। तो फटाफट बेटा कमेंट कीजिए, स्वचालन में फीडबैक कंट्रोल में कौन कौन से मेन कंपोनेंट, सेंसर भी होता है, एनालाइजर भी होता है, एक्चुएटर भी होता है। तो सारे ऑप्शन सही है बेटा, तीनों ऑप्शन सही हैं, इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा सही है। ध्यान रखिएगा बेटा, स्वचालन में जो फीडबैक कंट्रोल होता है वो हमारा डी होता है, ऑप्शन डी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, 17th क्वेश्चन, सभी लोग आंसर दीजिएगा। डिटेक्टर को क्या कहा जाता है, डिटेक्टर इज नोन एज प्राइमरी ट्रांसड्यूसर, सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर, टर्सरी ट्रांसड्यूसर, या बोथ ए एंड बी। ठीक है बेटा, तो मतलब प्राइमरी सेकेंडरी भी। तो आप लोगों को पता होना कि डिटेक्टर कैसा होता है, जो सिग्नल्स को डिटेक्ट किए है, ऐसे डिवाइसेस जो सिग्नल को डिटेक्ट करते पकड़ते हैं वो हमारे कहलाते हैं प्राइमरी ट्रांसड्यूसर। ध्यान रखिएगा बेटा, प्राइमरी ट्रांसड्यूसर हमारे डिटेक्टर्स भी कहलाते हैं, तो इनका दूसरा नाम भी होता है डिटेक्टर।
ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है सभी लोग को। तो ऑप्शन कौन सा सही है? 17 का ऑप्शन ए सही है। ईजी क्वेश्चन था, जल्दी फटाफट आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाउ मच डज रोबोट हैव डिग्री ऑफ फ्रीडम? ठीक है बेटा, हाउ मच डज रोबोट हैव डिग्री ऑफ फ्रीडम? तो 5, 6, 7, 8 ये क्वेश्चन थोड़ा सा रोबोट से रिलेटेड पूछा गया है। एक आध क्वेश्चन हमारे कभी कभी पूछे जा सकते हैं आप लोग, तो इसकी भी चीज़ों की तैयारी करके बैठिएगा। हाउ मच डज रोबोट है डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात की जा रही है, तो 5, 6, 7, 8 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कोई एक सही है। तो फटाफट कमेंट कीजिए, सभी को पता होगा ऑप्शन हमारा डी सही है, बी सही है, सॉरी 6 हमारे डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे होते हैं जो आपके रोबोट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी लॉज डज रोबोट हैव? कितने नियम होते हैं रोबोट के? 2, 3, 4, 5। फटाफट कमेंट कीजिए। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं, इन सबके क्वेश्चन के आंसर तो आपको पता होने चाहिए। तो जो रोबोट के नियम्स होते हैं वो हमारे 2 ही नियम्स होते हैं, ध्यान रखिएगा बेटा। ए ऑप्शन सही है, 3 हमारे नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया सबको? ए ऑप्शन हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट आगे चलते हैं हम लोग। कैड कैम के बीच में संबंध है, क्या संबंध होता है कैड कैम जो होता है हमारा, इसके क्या रिलेशंस होते हैं कैड कैम के? तो इसका बताना है आपको। साइंस एंड इंजीनियरिंग के बीच में रिलेशन होता है, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग के बीच में, डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग के बीच में, या डिज़ाइन एंड मार्केटिंग के बीच में। ठीक है बेटा, तो फटाफट कमेंट कीजिए, कैड कैम जो होता है हमारा, इनके संबंध क्या होते हैं, क्या रिलेशंस होते हैं इनके बीच में? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कैड कैम? ठीक है बेटा, तो आप लोगों को बताना चाहिए साइंस इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग। तो बेटा इजी क्वेश्चन है। कैड का डी मतलब होता है डिज़ाइन, एम मतलब मैन्युफैक्चरिंग, तो डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑप्शन सी सही है। ठीक है बेटा, आप लोग को क्वेश्चन सही आंसर मिल रहा है इसमें। ठीक है बेटा, डी मतलब डिज़ाइन, एम मतलब मैन्युफैक्चरिंग, तो डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग ऑब्वियस ही बात है बेटा, सी ऑप्शन ही सही होगा। इसमें कोई ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है कि भाई क्या इसका ऑप्शन होगा। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया सबको? सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, सभी लोग देखिएगा। 21 बड़ा क्वेश्चन है। एफएमएस का कौन सा सूचित लाभ है? विच इज़ नॉट, लाभ नहीं है, विच इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ एफएमएस। तो एफएमएस के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। ये भी आपका जो क्वेश्चन है इससे भी रिलेटेड आने के चांसेस हैं, इसीलिए मैं लेके आया हूँ आपके लिए। ए ऑप्शन है, उनके द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने वाले निर्माण प्रणालियों की तुलना में अधिक लचीला, मोर फ्लेक्सिबल देन द मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम दे रिप्लेस। ठीक है, सेकंड है, लीड समय और थ्रूपुट समय में कमी, रिडक्शन इन लीड टाइम एंड थ्रूपुट टाइम, बढ़ी हुई गुणवत्ता, इंक्रीज क्वालिटी, एंड डी ऑप्शन बढ़ा हुआ उपयोग, इंक्रीज यूसेज। तो फटाफट बेटा कमेंट कीजिए, आंसर बताइए क्या होगा। कि जो एफएमएस होता है सूचित लाभ नहीं, तो आप लोगों को बेटा एफएमएस के लाभ पता होने चाहिए, ठीक है, और हानि पता होनी चाहिए। ठीक है बेटा, दोनों चीज़ आपको पता होनी चाहिए, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ठीक है, मोर फ्लेक्सिबल देन द मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम दे रिप्लेस, रिडक्शन इन आउटपुट टाइम। तो बेटा इसमें से बात कीजिए, रिडक्शन तो हमारा जरूरी होता है, जो भी लीड टाइम होता है थ्रू आउट टाइम उसको रिड्यूस किया जाता है, क्वालिटी बढ़ाई जाती है, यूसेज बढ़ाया जाता है। तो तीनों हमारे क्या एडवांटेज होते हैं। तो डिसएडवांटेज की बात की, मोर फ्लेक्सिबल देन द मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, नहीं बेटा ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा गलत है, तो यही ऑप्शन हमारा सही है। ध्यान रखिए बेटा, ए ऑप्शन ही हमारा सही है, इनके द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने वाले निर्माण प्रणालियों की तुलना में अधिक लचीला होता है। ठीक है बेटा, तो ये गलत लिखा है, ये एडवांटेज नहीं होते हैं हमारे। ठीक है बेटा, तो एफएमएस का यही ऑप्शन हमारा सही है, ए ऑप्शन हमारा सही है बेटा। सभी लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चंस भी अच्छे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 देखिएगा बेटा, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम क्या करते हैं? व्हाट डज एफएमएस डू? फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम उत्पादों पुर्जों को ले जाना, उनमें हेरफेर करना, कैरिंग एंड मैनिपुलेटिंग प्रोडक्ट्स एंड पार्ट्स, संचालन के बीच सामग्री ले जाता है, मूविंग मटेरियल्स बिटवीन ऑपरेशंस, निर्माण की पूरी प्रक्रिया का समन्वय करता है, कोऑर्डिनेट द एंटायर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। डी ऑप्शन है, प्रक्रिया के दौरान मानवीय हस्तक्षेप के बिना पूरी तरह से घटकों की श्रृंखला का निर्माण करता है। ठीक है बेटा, इंग्लिश में देख लीजिएगा, मैन्युफैक्चरर कंप्लीट चेन ऑफ कंपोनेंट विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन बिटवीन द प्रोसेस। ये डबल वाल लिख गया बेटा, ह्यूमन इंटरवेंशन बिटवीन द प्रोसेस, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला पार्ट नहीं होगा, ध्यान रखिए बेटा सबको। ठीक है, तो प्रक्रिया के दौरान मानवीय हस्तक्षेप के बिना पूरी तरह से घटकों का निर्माण करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट चेन ऑफ कंपोनेंट विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन बिटवीन द प्रोसेस, तो यहाँ तक है। ठीक है बेटा, तो आप लोग को बताना बेटा इसका क्या ऑप्शन होगा, फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एफएमएस क्या करता है? एफएमएस व्हाट डज डू? 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, 4 ऑप्शंस का फटाफट बताइए बेटा। कैरिंग एंड मैनिपुलेटिंग पार्ट, मूव मटेरियल बिटवीन ऑपरेशंस, कोऑर्डिनेट द एंटायर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मैन्युफैक्चर कंप्लीट चेन। तो आपको बता दूं बेटा इसका आंसर जो सही है ऑप्शन डी सही है। ध्यान रखिएगा बेटा कि प्रक्रिया के दौरान मानवीय हस्तक्षेप के बिना पूरी तरह से घटकों की श्रृंखला का निर्माण करता है। ठीक है, यही एफएमएस का कार्य होता है, यही एफएमएस करता है। तो ऑप्शन डी सही है बेटा। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप लोग एफएमएस की तैयारी करते रहिएगा बेटा, इसीलिए मैं
हर एक आपके जो टॉपिक्स हैं, हर एक टॉपिक से मैं 2-2 3-3 क्वेश्चंस लेके आऊँ ताकि आप लोगों की तैयारी अच्छी हो सके। फिर से क्वेश्चन एफएमएस पे आया है, एफएमएस को किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, ऑन व्हाट बेसिस एफएमएस कैन बी क्लासिफाइड, किस प्रकार के ऑपरेशन करता है, व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशन डू, मशीनों की संख्या, लचीलापन का स्तर, लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड ये सभी ऑल ऑफ द। तो फटाफट बेटा कमेंट कीजिए, आंसर बताइए क्या होगा। एफएमएस होता है वो किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए एफएमएस की जो क्लासिफिकेशन है वो व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशन डू, ये भी सही है बेटा, इसके ऑपरेशंस के आधार पर भी हम लोग क्लासीफाई करते हैं, मशीनों की संख्या के आधार पर भी क्लासीफाई करते हैं, लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी के आधार पर भी क्लासीफाई करते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही है, ध्यान रखिए बेटा डी सही है। ठीक है 23 का कि जो हम लोग क्लासीफाई करते हैं एफएमएस को, ये हमारे तीनों में हम लोग क्लासीफाई करते हैं। तो 3 ऑप्शन सही है, मतलब डी ऑप्शन हमारा सही है, ध्यान रखिए बेटा ऑप्शन डी हमारा सही है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, किस प्रणाली में उच्च लचीलापन होता है, विच सिस्टम है हाईली फ्लेक्सिबल। ठीक है ना, फ्लेक्सिबिलिटी किस में ज़्यादा होती है, सेलुलर प्रोडक्शन में, एफएमएस में, जीटी में या सीएनसी ऑटोमेशन में। तो आप लोग को पता होना चाहिए जो हाईयर फ्लेक्सिबिलिटी की बात की जाती है, तो हाईयर फ्लेक्सिबिलिटी की बात की जाती है तो एफएमएस में होती है, ध्यान रखिएगा बेटा बी ऑप्शन सही है। सबको क्लियर हो रहा है बेटा, ठीक है बेटा 24 का बी। तो फटाफट बेटा सभी लोग को पता होना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस को तैयारी के। हाँ अब देखिए बेटा सीआईएम पे भी एक क्वेश्चन लाया हूँ मैं आपके लिए, तो सीआईएम जो है हमारा ये पे भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप पढ़िए। सीआईएम पर आधारित कौन सा वाक्य गलत है, बेस्ड ऑन सीआईएम पे बेस्ड हमारा स्टेटमेंट कौन सा गलत है। उत्पादित अंतिम माल की गुणवत्ता बेहतर है, उत्पादन की लागत कम है, उत्पादित वस्तुओं की मात्रा आसानी से बदला जा सकता है, प्रारंभिक सेटअप लागत कम है। ठीक है, जो इसमें इंग्लिश वाले बच्चों को बेटा इसके लिए थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपका नहीं लिख पाया हूँ मैं इसमें। उत्पादित अंतिम माल की गुणवत्ता बेहतर है, तो जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी, बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट है। इंग्लिश वाले समझिएगा, उत्पादन की लागत कम है। ठीक है ना, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, ये लो है, लेस है। उत्पादित वस्तुओं की मात्रा आसानी से बदला जा सकता है, तो जो भी प्रोडक्शन हमारे मटेरियल्स हैं उनकी क्वांटिटी को आसानी से चेंज किया जा सकता है। क्वांटिटी कैन बी चेंज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, या जो प्रोडक्ट हमारे बन रहे हैं। इनिशियल सेटअप हमारी जो है वो हमारी जो कॉस्ट, इनिशियल सेटअप कॉस्ट है वो हमारी कम है। तो इंग्लिश वाले बच्चे समझ रहे हैं बेटा इन चीज़ों को, मैं लिखना भूल गया उसमें, तो बाकी ध्यान रखिएगा बेटा। इसमें जो रॉन्ग है, उत्पादित माल की गुणवत्ता बेहतर है। ठीक है बेटा, जो क्वालिटी हम बात करें वो बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट होना चाहिए, ये भी सही है। उत्पादन की लागत, प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी लो होनी चाहिए। उत्पादित वस्तु की मात्रा आसानी बदला जा सकता है, तो जो भी हमारे प्रोडक्शन मटेरियल्स हैं उनकी मात्रा को भी बदला सकता है, ये भी हमारा सही है, सीआईएम के अकॉर्डिंग सही है। प्रारंभिक सेटअप लागत कम है, तो प्रारंभिक इनिशियल जो सेटअप कॉस्ट होती है वो पहले ज़्यादा ही होती है बेटा, तो ये ऑप्शन है हमारा गलत है, तो इसका मतलब यही ऑप्शन हमारा सही है। ध्यान रखिए बेटा डी ऑप्शन जो है हमारा सही है, इनिशियल सेटअप कॉस्ट हमारी ज़्यादा होती, कम नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का सेशन का, फटाफट देखिए। सेलुलर निर्माण को रूप में जाना जाता है, सेलुलर प्रोडक्शन इज ऑल्सो नोन एज। उत्पादन की तकनीक, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन प्रौद्योगिकी, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, समूह प्रौद्योगिकी, ग्रुप टेक्नोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप लोग की तैयारी करते रहिएगा बेटा। ठीक है, तो सेलुलर निर्माण को हम लोग डैश के रूप में जानते हैं, कौन किस रूप में जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं ग्रुप टेक्नोलॉजी के रूप में। ध्यान रखिए बेटा, इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखिए, ग्रुप टेक्नोलॉजी हमारा सही आंसर है। ठीक है बेटा, तो आप लोगों को क्लियर हो गया। 26 क्वेश्चंस मैं लेके आया था आप लोगों को, और मैंने चैप्टर 5 और चैप्टर 6 टोटली कवर कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने बेटा वीडियो को नहीं समझा है, नहीं देखा, दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके आप लोग देख सकते हैं, कल भी देख सकते हैं, रिवाइंड करके देखिए जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। ठीक है फ्रेंड, बाकी हमारे चैनल है, इस चैनल पर आपको सारी पीडीएफ मिलती रहेगी, टेलीग्राम चैनल पर और यूट्यूब चैनल पर वीडियोस आपको डेली अवेलेबल होती रहेगी। ठीक है बेटा, बाकी सिविल डिपार्टमेंट बात की जाए, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी फ्रेंड्स हो तो उनको बता सकेंगे, क्योंकि उनके भी एमसीक्यू चल रहे हैं, सेकंड ईयर हो चाहे थर्ड ईयर हो चाहे फर्स्ट ईयर हो, तो अपने दोस्तों को बता दीजिएगा। सब्जेक्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं, फैकल्टीज़ भी लिखी गई हैं, ये सब्जेक्ट्स हम लोग कवर कर रहे हैं साथ ही साथ। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर भी दूसरे सर भी हैं, तीसरे सर भी हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, जो जो सब्जेक्ट्स हैं वो सब्जेक्ट्स को सिविल के अपने फ्रेंड के साथ बता दीजिएगा, इनके उनके भी एमसीक्यूज़ कवर किए जा रहे हैं। ठीक है, बाकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आशीष अग्रवाल सर हैं, वो कवर कर रहे हैं ये सारे सब्जेक्ट। बाकी सब्जेक्ट आप देख रहे हैं सीएनसी वाला कवर हो ही रहा है, साथ ही साथ आज का जो लेक्चर है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी दूसरे सर भी हैं, वो भी हमारे कवर कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जो भी बच्चे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में होंगे, अपने फ्रेंड्स को बता दीजिएगा कि ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल में भी कुछ हमारे सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये टाइप के क्वेश्चन हमारे कवर हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ये मैडम है हमारी हैं जो सब्जेक्ट्स को कवर कर रही हैं, एमसीक्यूज़। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छी हो चुकी होगी,
लगभग मैंने आज मिला के कुल 150 क्वेश्चन से एमसीक्यू से ज़्यादा क्वेश्चन हो गए, 160 के आसपास हो चुके होंगे। तो आप लोगों ने अगर इतने क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं और आएंगे ज़रूर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये लोग पढ़ सकें और चीज़ों के बारे में जान सकें। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।